मैं पंकज शाह आज पुनः उपस्थित हुआ हूँ LSP ऑनलाइन क्लासेस में, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और झकास होंगे। आज हम 9th क्लास का पहला पाठ कोशिका लेकर उपस्थित हुए हैं, और ये कोशिका 8th में भी पढ़नी है, 9th में पढ़नी है और 11th में यानी 11वीं में भी पढ़नी है। तो ये जो यहाँ पे दिया गया है, बेसिकली यहाँ पे ये बेसिक कॉन्सेप्ट, कोशिका का बेसिक कॉन्सेप्ट दिया गया है, कोशिका का एकदम नीचे से उठाया गया है। तो यहाँ पे आप मेधा के लिए और 9th के लिए मोस्टली है, और 11th के लिए भी नॉलेज के लिए, ज्ञान की दृष्टि से ये चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ हम मेधा और 9th की क्लास के लिए लेकर चलते हैं, क्योंकि 11th थोड़ा ज्यादा स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो मेधा के तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं या 8th क्लास के जो बच्चे हैं और 9th क्लास के विद्यार्थी हैं, वो बढ़िया से समझें। सारे कोशिका से सारे जो आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे यहीं से, और बहुत ही आसान तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कोशिका को। चलिए आइए सबसे पहले हम देखते हैं सेल। व्हाट इज सेल? सेल क्या है? व्हाट इज सेल यानी कोशिका क्या है? देखिए बड़ी आसान तरीके से हम समझे, जैसे आपके और मेरे घर का जो निर्माण होता है, अगर पूछी जाए कि उसमें सबसे आधारभूत संरचना क्या है जिसके बिना घर का, पक्के घर का निर्माण नहीं हो सकता है, यानी तो सबके जवाब एक ही आंसर निकल के आएगा, ईंट। ईंट जो है भवन निर्माण की आधारभूत इकाई है। जिस प्रकार ईंट पे ईंट रहकर हम दीवार खड़ा करते हैं, उसके बाद घर बना लेते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में कोशिकाओं के ऊपर कोशिका मिलकर टिश्यू का निर्माण करती है, यानी ऊतक का निर्माण करती है, और ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, और कई सारे अंग मिलकर पूरे अंग तंत्र बनाते हैं, और कई सारे अंग तंत्र मिलकर एक पूरा का पूरा बॉडी का निर्माण होता है। तो आइए जीवन की सबसे छोटी आधारभूत इकाई हम सेल कहेंगे। आइए पढ़ेंगे सेल। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है व्हाट इज सेल। देखिए यहाँ पे ये कोशिका है, तो लिखा गया है जीवन की, यहाँ देख सकते हैं हम, जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई ही कोशिका है। फिर से क्लियर कर ले, जीवन की या जीव की, कुछ भी ले सकते हैं, जीवन की या जीव की। तो जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई ही सेल है। यहाँ दो शब्द आया है, आधारभूत और संरचनात्मक। आप देख सकते हैं आधारभूत और संरचनात्मक, क्रियात्मक में आया हुआ है। आधारभूत मतलब ढांचा तैयार करना, यानी हमारे बॉडी का जो ढांचा तैयार हुआ है, स्ट्रक्चर जो बना है, वो कोशिका से बना है, इसीलिए कोशिका को आधारभूत इकाई कहते हैं। दूसरा शब्द आया है क्रियात्मक या कार्यात्मक। हम लिख रहे हैं, ये लिखने के काम हम नहीं कर रहे, हमारी उंगलियां कर रही है, इसमें मूवमेंट हो रहा है, गति हो रहा है, तब हम लिख रहे हैं। यानी हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती हैं, पाचन, श्वसन, परिवहन, उठना, कूदना, बैठना, पढ़ना, सब कोशिकाओं द्वारा ही संपादित की जाती है। इसीलिए कोशिका को जीवन की या जीव की क्रियात्मक इकाई भी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ? आधारभूत इकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे शरीर का निर्माण एक कोशिका से कोशिका विभाजन द्वारा हुआ है, और हम जो भी क्रिया करते हैं, जो भी काम करते हैं, कोशिकाओं के समूह द्वारा किया जाता है। इसीलिए कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। ये सेल। आइए सेल के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। यहाँ देख सकते हैं लिखा गया है कि कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कोशिका की खोज, इस पे एक रोचक तथ्य है। रॉबर्ट हुक एक फॉरेन वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल की खोज की। उन्होंने अपने हाथ से एक माइक्रोस्कोप का निर्माण किया, साधारण सूक्ष्मदर्शी का,
और साधारण सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने पौधे के सूखे छाल के काट को देखा तो उन्होंने पाया कि उसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटी छोटी कोठरियां दिखाई दी, यानी छोटे छोटे चेम्बर दिखाई दिए, जिसका नाम रॉबर्ट ने सेल रखा। अतः प्रश्न पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी या जो मेधा की परीक्षा में या 9th में कि सेल की खोज किसने की, तो सेल की खोज रॉबर्ट हुक के नाम जाता है। आप देख सकते हैं जबकि जीवित कोशिका जीवाणु की खोज लीवेनहुक ने की। लीवेनहुक ने जीवित कोशिका का अध्ययन किया और उन्होंने जीवाणु को खोजा। जीवाणु जीवित कोशिका था, इसलिए जीवित कोशिका के खोज का श्रेय लीवेनहुक, जिनका पूरा नाम एंटोनी वॉन लीवेनहुक है, उनको जाता है। अगला पॉइंट है संसार की सबसे बड़ी कोशिका। आपने अंडे का इस्तेमाल किया होगा, अंडा खाए भी होंगे अगर मांसाहारी है तो। एक अंडा एक सेल है, एक अंडा एक सेल है, चाहे वह अंडा चींटी का हो या फिर वह अंडा जो मुर्गी बतख का आप इस्तेमाल करते हैं वो हो, या फिर वह अंडा दुनिया के सबसे बड़ा पक्षी का अंडा शुतुरमुर्ग का हो। अतः लिखा गया कि संसार की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, जबकि सबसे छोटी कोशिका पीपीएलओ है। पीपीएलओ एक सूक्ष्म जीव है, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है जिसका आकार दुनिया में सबसे छोटा है। याद रख सकते हैं, पूछा जाए किसी भी परीक्षा में पूछा गया कि सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तो जी हाँ, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। जबकि सबसे छोटी कोशिका कौन है, तब पीपीएलओ है, लाइफ ऑर्गेनिज्म है ये पीपीएलओ। अगला स्टार देख सकते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका या दुनिया की सबसे लंबी कोशिका का अगर नाम लिया जाए तो वो हमारा है तंत्रिका कोशिका। ये सिर्फ मानव शरीर की ही नहीं, मानव शरीर में सबसे बड़ा है और दुनिया का सबसे लंबा कोशिका है, जिसकी लंबाई 2 से 2.5 फीट तक होती है। जी कहां से कहां तक, हमारे गर्दन जहां झुकते हैं वहां से ऊपर रीढ़ की हड्डी के बीचों बीच, और जहां से पूंछ निकलती है बंदरों की वहां तक, यानी रीढ़ की अंतिम हड्डी तक बंद रहता है। यह दुनिया की सबसे लंबी कोशिका है। भले हम दुनिया के सबसे लंबे जीव ना हो, लेकिन सबसे लंबी कोशिका दुनिया की हमारे शरीर में है, जिसका नाम आप देख सकते हैं तंत्रिका कोशिका है। जबकि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी है। आरबीसी लाल रक्त कोशिका, यहाँ लिखा भी है रेड ब्लड कर्मसल्स या रेड ब्लड सेल भी कहते हैं इसे, यहाँ लिखा है लाल रक्त कोशिका। जी हाँ, लाल रक्त कोशिका जो है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है, जबकि सबसे बड़ी या सबसे लंबी तंत्रिका कोशिका है। एक चीज यहाँ पे और प्रश्न आता है, सभी स्तनधारी के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, अतः यह आरबीसी जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका है। इतना हम देख लिया। एक अगला देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, लाल रक्त कोशिका तथा श्वेत रक्त कोशिका का मानव में अनुपात। मानव में मतलब मानव शरीर में अनुपात। प्रश्न पूछता है कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका और श्वेत रक्त कोशिका का अनुपात क्या है। जी हाँ, तो हम फिर से यहाँ देखते हैं कि मानव शरीर में लाल और श्वेत रक्त जो कोशिका है उनका अनुपात में काफी भिन्नता है। जहां लाल रक्त 700 है वहां एक श्वेत रक्त है, यानी 700 लाल कोशिकाओं पे एक व्हाइट वाला कोशिका है, एक डब्ल्यूबीसी है। आइए अब हम सेल को थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे, बढ़िया से सेल को अच्छे से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे सेल को। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में, ये यहाँ पे लिख सकते हैं पादप कोशिकाएं हैं, पादप कोशिका प्लांट से थोड़ा सा जगह कम इसे इंग्लिश में लिखना है, पादप कोशिका, और यह है एनिमल सेल यानी जंतु कोशिका। आप देख सकते हैं पादप कोशिका का फोटो इधर दिखा है, ड्रॉ किया गया है जंतु कोशिका का।
इसमें काफी समानताएं होती हैं, कुछ भिन्नताएं होती है, जिसके कारण पादप कोशिका जंतु कोशिका से अलग हो जाता है। आइए देखते हैं, आइए हम देखते हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका को बारी बारी से देखेंगे। तो ये यहाँ देखिए आपके सामने ये दिख रहा है, ये है आपका पादप कोशिका प्लांट से और ये है जंतु कोशिका एनिमल से। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर समझते हैं। कोशिका समझ लीजिए क्या है, अंतर समझते हैं। ये पादप कोशिका है, आप देख सकते हैं पादप कोशिका है, इसमें बाहर एक ब्लू रंग की पट्टी दिख रही है और इसमें बाहर ब्लू रंग की पट्टी नहीं दिख रही है। तो ये जो ब्लू रंग की पट्टी है, यहाँ देख सकते हैं इस ब्लू रंग की पट्टी को यहाँ लिखा गया है कोशिका भित्ति। जी, इसे सेल वाल या कोशिका भित्ति कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सेल वाल या कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लें। कोशिका भित्ति क्या है? तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका की बाउंड्री होती है। बाउंड्री मतलब पहली बाड़ कह सकते हैं या घेरा कह सकते हैं। कोशिका भित्ति क्या है? तो कोशिका भित्ति पादप कोशिका की बाउंड्री है। यह सेलुलोज की बनी पारगम्य और निर्जीव एवं मजबूत रचना होती है। फिर से, कोशिका भित्ति पादप कोशिका की बाउंड्री है। यह सेलुलोज की बनी पारगम्य, निर्जीव तथा मजबूत रचना होती है। अब प्रश्न यहाँ से बहुत सारे नोट किए आते हैं कि पादप कोशिका यानी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो जी, कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति कैसी रचना है? तो कोशिका भित्ति पारगम्य रचना है। कोशिका भित्ति कैसी रचना है? पारगम्य रचना है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? तो जी, कोशिका भित्ति निर्जीव होती है। इसी कोशिका भित्ति के कारण पौधे हमसे अधिक मजबूत होते हैं। उसके बाद मजबूत भी होती है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति के बाद जो दिख रहे हैं, ये काले रंग की जो पट्टी दिख रही है, काले रंग की पट्टी, इस काले रंग की पट्टी को देख सकते हैं यहाँ पे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख सकते हैं पौधे में भी है और जंतु में भी है। यहाँ देखिए, यहाँ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये पादप कोशिका में सेल वॉल कोशिका भित्ति के बाद की रचना होती है, सेकेंड बाउंड्री है। जबकि ये जंतु कोशिका में आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट बाउंड्री है। यहाँ पे फर्स्ट बाउंड्री है, यानी पहले भित्ति का निर्माण करती है, पहली बाउंड्री का निर्माण करती है कौन? कोशिका झिल्ली। तो यहाँ पे देखिए उलट जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि जंतु कोशिका की बाउंड्री है, तो देख सकते हैं यहाँ जंतु कोशिका की जो बाउंड्री है वो है कोशिका झिल्ली। क्या है? कोशिका झिल्ली। आइए अब देखते हैं कोशिका झिल्ली क्या है, कैसी रचना होती है, उनके बारे में हम जानते हैं थोड़ा सा। ये कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका की बाउंड्री होती है, जब ये कोशिका झिल्ली पादप कोशिका की सेकेंड बाउंड्री होती है। ये किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन मतलब लिपिड और प्रोटीन, लिपिड का मतलब होता है फैट यानी वसा, तो वसा और प्रोटीन की बनी होती है। ये कैसी रचना होती है मेरे भाई? तो ये सिलेक्टिवली परमेएबल यानी चयनात्मक अर्धपारगम्य रचना होती है कोशिका झिल्ली। आगे देख सकते हैं ये रचना कैसी होती है, सजीव होती है कि निर्जीव होती है? जी हाँ, ये क्लियर करते चले कि कोशिका झिल्ली निर्जीव नहीं होती है, कोशिका झिल्ली सजीव होती है। इसलिए कोशिका झिल्ली टूट भी जाती है, जल्द मर जाती है। यही कारण है कि कोशिका जो भित्ति है यह पादप सेल को अधिक दिन तक वातावरण में जिंदा रखने का काम करते हैं, जबकि सेल वॉल की उपस्थिति के कारण कोशिका झिल्ली टूट जाती है, जल्द ही नष्ट हो जाती है और पूरा सेल मर जाता है। आइए देखते हैं दूसरी रचना है, यहाँ पे देखिए माइटोकॉन्ड्रिया। जी, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसकी खोज किसने की थी? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है लगभग तरबूजे के जैसा दिखने में लगता है। माइटोकॉन्ड्रिया गोलाकार या बेलनाकार कोशिका के अंदर एक रचना है, जिसके अंदर की काट को हम देखें तो उसमें उंगली की समान रचनाएं पाई जाती है, जिसे हम या इसे हम क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया को हम आगे चल के बढ़िया से डिफाइन करेंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया देखिए यहाँ भी है और यहाँ, यानी कहाँ?
पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में। जी हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज बेंडा ने किया था। ये पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है? तो कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज की फैक्ट्री है। यानी पूछा जाए कि ईंधन की फैक्ट्री, एनर्जी की फैक्ट्री कौन है? तो ऊर्जा की फैक्ट्री माइटोकॉन्ड्रिया है हमारे शरीर में। सक्रिय श्वसन स्थल यानी कोशिकीय श्वसन का जो स्थल है, जगह है, वो माइटोकॉन्ड्रिया ही है। आइए देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बाद ये दोहरी झिल्ली की बनी रचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है पादप कोशिका में केंद्रक के बाद सबसे बड़ी रचना होती है। माइटोकॉन्ड्रिया पादप कोशिका में केंद्रक और केंद्रक और हरितलवक के बाद तीसरी सबसे बड़ी रचना होती है, जबकि जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक के बाद का सबसे बड़ा कोशिकांग है। आइए अब देखते हैं केंद्रक। यहाँ देख सकते हैं ये केंद्रक है, केंद्रक इसे हम देखते हैं केंद्रक है, और ये केंद्रक दोनों में पाया जाता है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका। यहाँ देख सकते हैं केंद्रक जंतु कोशिका में भी है ये केंद्रक, और ये पादप कोशिका में है। केंद्रक क्या है? एक गोलाकार दोहरी झिल्ली की बनी बड़ी रचना जो पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है। आइए देखते हैं केंद्रक किसे कहते हैं, केंद्रक करता क्या है? ये केंद्रक लगभग जंतु कोशिका में बीच में पाया जाता है और पादप कोशिका में बगल में पाया जाता है। कोशिका द्रव के बगल, मतलब कोशिका द्रव पाया जाता है। केंद्रक दोहरी झिल्ली की बनी रचना होती है जिसके भीतर गुणसूत्र और केंद्रिका देख सकते हैं। लाल वाली जो उलझी हुई लाइन दिख रही है ये गुणसूत्र है, और ये ब्लैक वाला जो गुच्छा दिख रहा है ये केंद्रिका है। तो केंद्रक के अंदर गुणसूत्र और केंद्रिका पाई जाती है। तो गुणसूत्र कोशिका विभाजन से पहले क्रोमेटिन जालिका के नाम से जाना जाता है, और जब कोशिका विभाजन होता है तो ये क्रोमेटिन जालिका मोटे और बड़े होकर गुणसूत्र के रूप में दिखाई देता है। केंद्रक के अंदर भरे चिपचिपे द्रव्य को हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं, और इसी केंद्रक में केंद्रिका भी उपस्थित रहती है, और इसके बीच में ये कोण है इसे हम केंद्रक छिद्र या केंद्रक पोर के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियर पोर के नाम से। केंद्रक का काम क्या है? तो केंद्रक जो है पूरी कोशिका का मास्टर है। मास्टर मतलब केंद्रक जो है पूरी कोशिका को नियंत्रित करने का काम करता है, कोशिका का नियमन करता है। यानी जैसे मान लीजिए किसी क्लास में कोई शिक्षक है जो पूरी क्लास को नियंत्रित करता है, ठीक उसी प्रकार केंद्रक जो है कोशिका के अंदर होने वाले सारी क्रियाओं को संतुलित करने का काम करता है, इसलिए मास्टर ऑफ सेल केंद्रक को कहा जाता है। आइए इसके बाद हम देखते हैं बड़ी रचना जो केंद्रक से लेकर कोशिका झिल्ली तक खड़ी रहती है। यहाँ से देख सकते हैं ये पादप में बहुत बड़ी दिख रही है, इसे हम कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? अंतःप्रद्रवी जालिका। आप देख सकते हैं अंतःप्रद्रवी जालिका यहाँ पे है, ये केंद्रक के ऊपर पाई जाती है। कभी कभी केंद्रक से कोशिका झिल्ली तक फैली रहती है। देखिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पे छाती का जो हम लोग का बाती होता है ना, ठीक उस प्रकार की रचना यहाँ दिख रही है। यानी हमारे शरीर में हड्डी का काम क्या है, छाती का बाती का काम क्या है? तो हमारे शरीर में हड्डी का काम है हमारे शरीर को स्ट्रॉन्ग, अंदर से मजबूती देना और अंदर से यांत्रिक सहायता देना, ताकि हमारे शरीर का एक ढांचा तैयार हो, एक चेसिस तैयार हो। ठीक उसी प्रकार अंतःप्रद्रवी जालिका भी कोशिका का कंकाल है। पूछा जाता है स्केलेटन ऑफ सेल कौन है जी? तो स्केलेटन ऑफ सेल अंतःप्रद्रवी जालिका है। यह अंतःप्रद्रवी जालिका कितने प्रकार की होती है? तो जी यह अंतःप्रद्रवी जालिका दो प्रकार की होती है, एक चिकनी होती है और एक खुदरी होती है। हम आगे की वीडियो में इसे पढ़ेंगे कौन चिकनी होती है कौन खुदरी होती है। थोड़ा सा इस पर हम चर्चा कर लें। वह अंतःप्रद्रवी जालिका जिसके ऊपर राइबोसोम के कण पाए जाते हैं उसे खुदरी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं, और जिसपे राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं उसे हम चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। आइए इसके बाद हम देख सकते हैं अब एक बड़ी रचना और भी पाई जाती है पादप कोशिका में, जो जंतु कोशिका में उपस्थित होती है। ये देख सकते हैं रिक्तिका। तो देख सकते हैं जो रिक्तिका है ये काफी बड़ी रचना है, हरे रंग की पट्टी से दिखाया गया है। ये रिक्तिका पादप कोशिका में सबसे बड़ी होती है।
केंद्रक से भी बड़ी होती है रिक्तिका। यह किसी किसी कोशिकाओं में 50 से 70 90% तक का हिस्सा अकेले बनाती है। कौन? रिक्तिका। रिक्तिका के झिल्ली को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं? टोनोप्लास्ट कहते हैं। इसके बाद एक पादप में एक और रचना पाई जाती है जिसे हम कहते हैं लवक। क्या कहते हैं? लवक, या इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लास्टिड। ये प्लास्टिड जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक ये प्लास्टिड जो होते हैं लवक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? आइए देखते हैं। लवक जो सिर्फ पादप कोशिका, लवक कहाँ पाया जाता है? लवक जो है प्लास्टिड जो है सिर्फ पादप कोशिका में, देख सकते हैं ये पादप कोशिका में जंतु कोशिका में उपस्थित है। ये पादप कोशिका में पाया जाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। हरित लवक यानी क्रोमोप्लास्ट, वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट और अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट। लवक 3 प्रकार के, हिंदी में इसके नाम है हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। तीनों का थोड़ा सा काम समझ लेते हैं। हरित लवक का काम क्या है? भोजन बनाना। क्या बनाना? भोजन बनाना। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा ग्लूकोज में बदलना। किसका काम है? हरित लवक का काम है। और हरित लवक क्या करता है? भोजन बनाने का काम करता है। अतः यह भोजन कहाँ बनता है? तो पौधे की पत्तियों में भोजन बनता है। और यह रहता कहाँ है? तो पौधे के पत्तियों में और पौधे के कोमल तनों में, जिसका रंग हरा होता है उसमें इसका निवास स्थान है। और ये किचन में व्यस्त रहता है, रसोई घर में व्यस्त रहता है, सिर्फ भोजन बनाने का काम करता है। ये 3। जिसका दूसरा है ल्यूकोप्लास्ट। जी हाँ, ये मान लीजिए 3 बहुएं हैं। ल्यूकोप्लास्ट क्या करती है भाई? ल्यूकोप्लास्ट का काम क्या है? तो ल्यूकोप्लास्ट सबसे बड़ी बहु है, सबसे पुरानी है और इसका कोई रंग नहीं होता है, ये बदरंग होता है, इसलिए यह हमेशा छुपकर घर के अंदर ही रहता है। कौन? ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट यानी काम क्या है? ल्यूकोप्लास्ट का काम है कि किचन में बने भोजन को जड़ में या तनों में संचित करना। जड़ या तनों में संचित करना। जी हाँ, ल्यूकोप्लास्ट के कारण ही पौधे मोटाई में वृद्धि करते हैं। किसमें वृद्धि करते हैं? मोटाई में। पौधे का जो भोजन क्रोमोप्लास्ट बनाता है, उस भोजन को ल्यूकोप्लास्ट लाकर जड़ और तनों में भर देता है, जिसका जड़ और तने की मोटाई बढ़ जाती है। क्रोमोप्लास्ट, जी क्रोमोप्लास्ट का काम कुछ खास नहीं है। क्रोमोप्लास्ट का जो काम है मतलब पौधे को सुंदर और खूबसूरत दिखाने का काम करता है। कौन? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट को वर्णी लवक कहते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के वर्ण पाए जाते हैं। सिर्फ हरे रंग के वर्णक नहीं पाए जाते हैं, लाल, पीले, नीले सारे वर्णक पाए जाते हैं क्रोमोप्लास्ट में। और फूल का विभिन्न रंग, फल का, छिलके का रंग, बीज का रंग, सब प्रदान करता है क्रोमोप्लास्ट करता है। आइए हम देखते हैं इसके बाद से। अब ये एक रचना है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को गोल्जी काय भी कहते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है, गोल्जी बॉडी या गोल्जी काय का काम है भोजन को पैकिंग करना। सबसे महत्वपूर्ण काम है भोजन को पैकिंग करना। यानी कोशिका में जो भोजन चला गया है, बचे भोजन, उसको पैकिंग करता है और पैकिंग करके जब उसको जरूरत होती है जहां तहां पहुंचाने का काम करता है। कौन? गोल्जी बॉडी। यांत्रिक सहायता भी देता है। हाँ देखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रचना है लाइसोसोम। लाइसोसोम एक थैलीनुमा, छोटी छोटी थैलीनुमा रचना होती है, जिससे मान लीजिए बिंदी के समान रचना होती है, थैलीनुमा रचना होती है। और इसका बहुत बड़ा रोल होता है। देखने में छोटे लगे घाव करे गंभीर, यानी छोटा तो है लेकिन बहुत बड़ा गंभीर घाव करता है। इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारे कोशिका में। देखिए ये लाइसोसोम जो है कोशिका में मौजूद बड़े कणों को पचाता है और कोशिका में घुसे रोगाणुओं को मारकर नष्ट करता है। इतना ही नहीं, कोशिका के अंदर के जो अंग है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम जो भी है, जो टूट जाता है, क्षतिग्रस्त होता है, उसे ये पचाकर नष्ट करके क्लीनर का काम करता है। कौन? लाइसोसोम। कभी कभी पूरी कोशिका डैमेज हो जाती है तो ये लाइसोसोम पूरे कोशिका को ही पचाकर नष्ट कर देता है। कभी कभी ये लाइसोसोम फट जाता है तो इसमें जो एंजाइम होते हैं वो पूरे जीवित कोशिका को ही पचाकर नष्ट कर देते हैं। इसीलिए इस लाइसोसोम को यहाँ देख सकते हैं सुसाइड बैग यानी आत्मघाती बम या आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। आइए आप देख सकते हैं राइबोसोम। तो देखिए राइबोसोम ये छोटी छोटी कणुमा रचना है, काफी छोटी छोटी कणुमा रचना है। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देने वाली रचना है, लेकिन इसका भी काम बहुत महत्वपूर्ण है। ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। ये राइबोसोम हमारे कोशिकाओं के अंदर
स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं और गुच्छे में भी पाए जाते हैं। गुच्छे में पाए जाने वाले राइबोसोम को पॉलीराइबोसोम कहते हैं। ये राइबोसोम अंतःप्राद्रव्य जालिका के ऊपर भी पाए जाते हैं और प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।